देखो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो मैं बोल रहा था अभी कि एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले ये मैं सिचुएशन लेके आया हूँ। जो आप देखिए ये ग्राफ बड़ा फेमस है, आप जानते ही होंगे। हर जगह, हर किताब, इंटरनेट, दुनिया जहान, हर जगह ये ग्राफ मिलता है। सब जगह अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं, लेकिन बात एक ही है। बात इसमें ये है, एनसीईआरटी का ग्राफ है, आप आराम से देखिए। क्या कहना चाह रहा हूं मैं इसमें, ये है कि जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं उनमें होता है फ्यूजन। उनमें होता है फ्यूजन। लाइट न्यूक्लियाई मतलब 30 से पहले पहले का जो मामला है, जैसे जैसे ये तो तुम देख लेना बाद में आराम से। अभी मैं तुमको सिचुएशन समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। इसको कॉपी करते हैं, देखिए। इसमें कहानी ये है कि हमारे पास जो लाइट न्यूक्लियाई होंगे उनमें होगा फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। बातें जो मुंह से निकलेंगी उससे भी सवाल आते हैं। तो फ्यूजन का पहले मैंने मतलब बोला जुड़ना, तो कॉपी खोल के लिखते रहें। फ्यूजन है तो फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। अच्छा, तो जो लाइट न्यूक्लियाई हैं उनमें होता है फ्यूजन। लाइट न्यूक्लियाई में होता है फ्यूजन। कम से कम 30 तक तो होता ही है। 30 तक तो होता ही है। अब ये क्या है कि ये डायग्राम थोड़ा सा इन्होंने इस तरीके से बना रखा है, लेकिन ये बेहतर है उससे। लेकिन अपने को तो एनसीईआरटी वाले पे ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझो, होता यह है कि जिसका ए ज्यादा रहेगा 170 से, जिसका ए 170 से ज्यादा रहेगा उसको तुम बोलते हो हेवी न्यूक्लियाई। वो हेवी न्यूक्लियाई हैं। और हेवी न्यूक्लियाई में होता है फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, वो होता है फिजन। अच्छा, जो लाइट है, या देखो, लाइट है तो फ्यूजन है, जो हेवी है उसमें फिजन है। तो बातें, डाटा अलग अलग हो सकता है। अच्छा, लेकिन अपने को समझना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट न्यूक्लियाई हैं तो उसमें फ्यूजन होगा, और जो हेवी है उसमें फिजन होगा। ये बच्चों वाली बात है, ठीक है। आओ मेन बात पे चलते हैं कि मेन बात हमारा क्या है। कितनी बातें अपने को ध्यान रखनी है। चलो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन की। ध्यान से अब एक एक बात सुनना, एक एक बात में सवाल है। न्यूक्लियर फ्यूजन सुनोगे तभी क्वेश्चन बनेंगे, नहीं सुनोगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। एक एक चीज इंपॉर्टेंट, ध्यान खोल के। पहली बात, एक एक करके लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट नोट्स ही होगा तो टेंशन वाली बात है नहीं। होता क्या है, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो फ्यूजन का मतलब अगर हमारा जुड़ना है तो होगा ये कि ए प्लस बी जोड़ के बन गए सी। ए प्लस बी जोड़ के बन गए सी, और सी बनने के साथ साथ यहां से कुछ एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी यहां से रिलीज होगी। अच्छा, एनर्जी जो रिलीज होती है इसको कुछ लोग क्यू वैल्यू भी बोलते हैं। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कुछ लोग क्यू वैल्यू भी बोलते हैं। अच्छा ठीक है भाई। अब कहानी ये है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर हमने कहा फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। ये जो फ्यूजन है इसका मतलब है जुड़ना। जुड़ेंगे, हल्के हल्के जुड़ेंगे। जुड़ेंगे, जुड़ना, जुड़ना। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ये है कि यहाँ एनर्जी होगी रिलीज। अच्छा, एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये है कि वहां पे इस क्यू वैल्यू को पॉजिटिव कहा जाता है। क्यू वैल्यू को पॉजिटिव कहा जाता है। जब जब, ध्यान से सुनना, जब जब एनर्जी रिलीज होगी क्यू वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाएगा। और इसी को एक्सोथर्मिक भी कहते हैं। इसी को एक्सोथर्मिक भी कहते हैं। मतलब एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होगी, क्यू वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अच्छा,
जब एनर्जी रिलीज होने वाली बात हो, अब समझ के देखो, एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी कहां से आई? सुनना, ये जो एनर्जी आई कहां से, एनर्जी आई कहां से, तो एनर्जी जो रिलीज हुई है, एनर्जी आई कहां से? अब बचपन में तो अपन सुनते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, वो तो बच्चों वाली बात है, उधर मैकेनिक्स में गया। यहाँ एनर्जी के लिए यहाँ न्यूटन नहीं है, यहाँ आइंस्टीन है। और आइंस्टीन कहते हैं कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी आई कहां से? तो यहाँ मास में कमी हुई है, मास डिफेक्ट जिसको बोलते हो, डेल्टा एम की कमी होती है। और यही डेल्टा एम की कमी तुम समझते हो ना, E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, यही मास की जो कमी होती है और यही एनर्जी के फॉर्म में निकलती है, यहां से एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, इसका मतलब एक बात मेरे समझ में आ रही है, अब मैं बोल रहा हूं सेंटेंस, ध्यान सुनना। एक बात मेरे समझ में आ रही है कि मैं जीवन में जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ रहा होऊंगा या फिर अदर फिजन भी पढ़ रहा होऊंगा, जहां जहां मैं मास की कमी देखूंगा, मास की कमी का सीधा मतलब है एनर्जी का रिलीज होना, और एनर्जी का रिलीज होने का मतलब है एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मतलब है, एक्सोथर्मिक का मतलब है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो गई। एनर्जी रिलीज का मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो गई। अब तुम बोलोगे प्रोडक्ट क्या है? यही है ना प्रोडक्ट, जो भी हमने लिखा था। हमने लिखा था कि भैया A प्लस बी कुछ हुआ होगा, मिल के ये बना C, और C के साथ निकली है एनर्जी। अच्छा, इसका मतलब जब किसी ने कहा एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज का मतलब तुम यहां कहोगे कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हुई है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, तभी तो एनर्जी रिलीज हुई है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। ये वाले जिधर रिएक्टेंट हैं और ये रहे हमारे प्रोडक्ट, C नंबर, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, यानी कि अच्छा प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर मास में कमी हुई है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज है, एनर्जी रिलीज है मतलब एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, ये सब बात तो मास की कमी को लेके थी। अगर मास बढ़ जाता, सोच के देखो, अगर मास बढ़ जाता, मतलब यहाँ पे मास बढ़ने का मतलब है एनर्जी का एब्जॉर्ब होना। अपने आप में क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिखाऊंगा अभी। मास अगर बढ़ गया मतलब वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और वो एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब दूसरी बात तुमको बताता हूँ। पहली तो बात समझ लो कि भाई इस चैप्टर में अगर तुमने अंदाजे पे कैलकुलेशन किया तो कहानी खराब हो जाएगी। पूरा एक एक वर्ड, मतलब एक एक लेटर, सब कुछ पे ध्यान देना पड़ेगा। और जहां कैलकुलेशन की बात आएगी तो एक एक नंबर को आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसा मास दिया होगा उसी मास को रख के, अगर मास कहीं दे दिया 19.99243986 तो पूरा लिख के जोड़ना पड़ेगा, पहले बता दो, नहीं तो मामला फंस जाए। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अभी तक की बात तो ये थी कि भाई अगर मास में कमी है मतलब एनर्जी रिलीज है, मतलब एक्सोथर्मिक है। अच्छा, एक्सोथर्मिक है। अब बात ये चल रही है कि हम देखना ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं फ्यूजन, हम पढ़ रहे हैं फ्यूजन। फ्यूजन के अंदर बात में चल रही थी कि भाई मास में कमी होने का मतलब होता है, अगर मैंने कहा मास में कमी, तो मास में कमी होने का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा मास किसका है, रिएक्टेंट का, जो रिएक्टेंट का मास है वो ज्यादा रहा होगा किसके मास से, वो प्रोडक्ट के मास से। तभी तो प्रोडक्ट से हमको मतलब है, प्रोडक्ट के मास में कमी आ गई। अच्छा ठीक है, इसका एक मतलब है, अब इस मतलब को पूरा ध्यान रखना। इसका मतलब जो प्रोडक्ट आएगा, अब ये रिएक्शन होते क्यों है, स्टेबिलिटी के लिए, तो जो यहां से प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल, प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल, प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होगी ना, बाइंडिंग एनर्जी किसकी, प्रोडक्ट की, वो ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी।
अच्छा, जब ऐसी बात है तो मैं यहाँ से, अगर मेरे से कोई पूछे कि बाइंडिंग क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे ही पूछ देते हैं क्यू वैल्यू कैसे निकालोगे, मैंने कहा कि क्यू वैल्यू एनर्जी होती है, और एनर्जी होती है, हमारे पास दो लोग हैं, प्रोडक्ट है रिएक्टेंट है। अब समझना, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो मैं बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट में से अगर मैं माइनस कर दूं बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट, तब मेरा क्यू वैल्यू का काम हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं फ्यूजन, हम पढ़ रहे हैं फ्यूजन। एक और बात यहां से पूछी जाती है कि भाई ये जो एनर्जी यहां निकल रही है, ये जो एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है, ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है? तो ये एनर्जी रिलीज होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में ये एनर्जी यहां से रिलीज होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब काम अपने आप होता है, इसके लिए मेरे तुम्हारे हेल्प की जरूरत इसको नहीं पड़ती, ये होता है अपने आप। अपने आप कौन अपने आप होता है? यानी कि ये जो हमारा फ्यूजन है, ये जो हमारा फ्यूजन है, ये फ्यूजन अपने आप होता है। मैं और तुम यहाँ पे इसको नहीं कराते, अपने आप होता है। अच्छा, इसलिए लोगों ने इसका नाम दे दिया स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस अपने आप हो वो स्पॉन्टेनियस है, जो प्रोसेस अपने आप हो वो स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्यूजन की। फ्यूजन की दो छोटे छोटे जुड़ेंगे, दो छोटे छोटे जुड़ेंगे, एक नया बनेगा, नया बनेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी। ऐसा मतलब एक्सोथर्मिक होगा, मतलब मास में कमी आएगी, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से, तभी तो मास कम हो गया। इसका मतलब जो मास में कमी आई वही एनर्जी में रिलीज हो गई डेल्टा एम सी स्क्वायर से, मतलब प्रोडक्ट स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। कोई क्यू वैल्यू पूछेगा तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट में से बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट को घटा देंगे। ये सब काम अपने आप होता है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये जो भाषण दिया है इतना तुमको याद होना चाहिए भाई। ये बात होगी तो तुम्हारा तुम्हारा फ्यूजन का खेल बन जाएगा। आओ समझाता हूँ। एनसीईआरटी का ये फोटो एक्सरसाइज का है और 13.5 यानी कि एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं लेके आया हूं। आप इसको एक बार पढ़िए, आप इसको एक बार पढ़िए, पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा। पढ़िए एक बार। देखो इसने यही पूछ दिया तुमसे, ये पूछ दिया कि बताओ भैया ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, और कहानी देख दिया। तो तुम देखो, पहले तो मैं तुमको अलर्ट कर दूं, रिएक्शन का मुंह देख के नहीं बता सकते, तुम रिएक्शन का मुंह देख के नहीं बता सकते। एक ही नियम है कि आप रिएक्टेंट के मास को पहले ऐड कर लो एक तरफ, और प्रोडक्ट के मास को एक तरफ ऐड करो, और उसके बाद से देखो अगर मास में कमी आई होगी तभी एनर्जी रिलीज होगा, और उसके बाद से तभी पता चलेगा कि वो एक्सोथर्मिक है। अगर मास बढ़ जाएगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब वहां पे एंडोथर्मिक होगा। मास अगर बढ़ा है मतलब यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी। फिर से बोलता हूं,
मास अगर बढ़ा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इट मींस यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी, मींस रिएक्शन वहां पे अपने आप नहीं हो सकता, आपको रिएक्शन करवाने के लिए यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी, और वहां पे वो कहानी एंडोथर्मिक की होगी। जो मैं बोलता हूं वो बात आपको दिमाग में बसानी है। स्टेप लिख लीजिए, रिएक्शन पहचानना हो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, एक ही नियम है, सिंपली ऐड द मास। और मास कौन होता है भैया? जो ऊपर लिखा होता है वो मास होता है, ये तो अपन जानते हैं, जो ऊपर लिखा होता है वो मास होता है। क्या फालतू बात करते हो तुम भी, हम तो जीनियस है। सर एक्सोथर्मिक में तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है प्रोडक्ट से, इसलिए बनने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, ऐसा नहीं होता है क्या सर? सर केमिस्ट्री को घर पे रखने का सर, फिजिक्स 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 ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, केमिस्ट्री में डेल्टा एम सी स्क्वायर वाला कहानी नहीं है। यहां पे फिर से बोलता हूं, यहां पे फिर से बोलता हूं, ध्यान से समझे, जब जब मास में कमी होगी तब एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी उसी को एक्सोथर्मिक कहेंगे, और ये रिएक्शन अपने आप होगा, ये रिएक्शन अपने आप होगा। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, रिएक्टेंट की एनर्जी की जहां तक बात है, समझना, यहां पे बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही है, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा होगी, यहां पे बात चलती है उसकी। एक एक तरह समझिए, जब हम फ्यूजन की बात कर रहे होते हैं तो उस समय में बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होती है, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट में से बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट को घटाओगे तब तुमको क्यू वैल्यू मिलेगी। बार बार बोल दिया, चलिए अब करके दिखाता हूं। तुम्हारे चक्कर में मुंह जला लिया मैंने। इसको थोड़ा कॉपी कर ले क्या? आ जाओ, आओ समझते हैं। देखो भैया, जोड़ घटाव करते हैं, जोड़ घटाव। जोड़ घटाव कैसा है? एकदम से बचपन वाला, जैसे जोड़ घटाव सिखाते थे जब तुमको चाटे, तुम लोगों को तो चाटे पड़े ही नहीं, चाटे पढ़ते थे तुम लोग बिल्कुल होश में होते। चाटे पढ़ने बहुत जरूरी है बचपन में, जिस जिसको पढ़े हैं उनको पता है कि चाटे का खौफ क्या होता है। आइए समझाता हूं। सबसे पहले चलिए प्रोडक्ट की बात करते हैं, किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो। अब देखो पूरी कहानी इसने दे रखी है, पूरी कहानी दे रखी है। ये एक देखो इधर दे दिया, और उसके बाद से फिर दूसरी कहानी देख लो, ये देखो एच हमारा किधर है भैया, ये रहा एच, कितना दिया है ये देखो। चलो अब जोड़ो, जोड़ो, जोड़ा क्या तुमने? किसी ने ऐड किया क्या? एक तरफ रिएक्टेंट की बात है, रिएक्टेंट को ऐड करो, रिएक्टेंट तुम्हारे पास दो हैं, रिएक्टेंट तुम्हारे पास दो हैं, कौन कौन है हमारे पास? देखिए ध्यान से, ये इसको पकड़ लो, इसको और इसको पकड़ लो, तो ये भी 12 और ये भी 12 एग्जैक्टली। तो एक 12 और एक 12, अगर ये 24 हो रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट में हमारे पास कहानी किसकी है देख लीजिए। प्रोडक्ट में हमारे पास है, एक तो है हमारे पास 19.992439, एक तो ये है, और दूसरा दूसरा है हमारे पास, ये पकड़ लो हीलियम। हीलियम, इसकी कहानी हीलियम की इसने दी नहीं है, इधर उधर दे दी होगी। तो हीलियम का अगर आपको देना चाहिए देगा 4.00, मान लो ये 2, और आगे कुछ 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 इस तरीके से। अब ये कहानी इसको जोड़ कर देख लो, 2 2 4 सपोज करो, और ये रहा 9 और ये रहा 9, और ये कितना हो गया? ये 19 4 और ये हो गया 23। समझ रहे हो क्या?
इसका मतलब यहां पे अगर तुम गौर से देखो तो यहां पे हुआ क्या है, ये कहानी थी प्रोडक्ट की, ये कहानी थी प्रोडक्ट की, मतलब कुल मिला के यहाँ पे वही कहानी हो गई, समझिए प्रोडक्ट का मास कम हो गया, यानी यहाँ मास में कमी आई, और मास में कमी आने का मतलब होता है एनर्जी। अरे एनर्जी आएगी कहां से, सोच के तो देखो, कहां से आएगी एनर्जी? हमको तो सिखाया गया एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन यहाँ आ रही है ना, कहां से आई? मतलब वो मास ही कन्वर्ट हुआ है, मास ही कन्वर्ट हुआ है। और आगे बताऊंगा, यही मास जो पर सेकेंड कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, इसी को थोड़ी देर के बाद तुम पढ़ोगे m/t के फॉर्म में, दिखाऊंगा पावर वगैरह पे पहुंचेंगे, डी के रेट वगैरह आएगा। मास में देखो, इसको तुम कहोगे एनर्जी रिलीज। अच्छा, यही जो एनर्जी रिलीज हुई है, तो ये एनर्जी रिलीज होने वाले को एक्सोथर्मिक कहते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि एनर्जी रिलीज हुई है तो इस समय में रिएक्शन अपने आप होगा। एनर्जी रिलीज करने के लिए तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। अब एनर्जी रिलीज, रिएक्शन अपने आप होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन अपने आप होगा। आप हम नहीं कराएंगे इसको, ये अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, चलो थोड़ा सा दिमाग को आगे और सोचने के लिए कहते हैं। देखो ये क्या कहानी है भाई, ये क्या कहानी है? ये हमसे कह रहा है, पढ़ो इसको, पहले आराम से पढ़ो, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, शांति से पढ़ो, सब समझ में आएगा, समय लगेगा। अब इसमें ये थोड़ी टॉर्क लगा दो टाउ बराबर आई अल्फा, भाई इसमें बात है, अलग होती है चीजें, कैलकुलेशन भी ऐसे पकाऊ से होते हैं। अब मैं क्या करूं, अंदाजे पे काम नहीं चलेगा, बढ़िया समझो, शांति से रखो, सब समझ में आता है। आराम से पढ़ो क्या लिखा है। ना ना नी ना 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 नी। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, समझना इसकी बात, कि क्या तुम, कॉपी कर लेता हूं, देखो ये कह रहा है कि क्या तुम यहां से Fe26 और ये जो 56 वाला है, इसको इस तरीके से, अच्छा ये तो फिजन आ गया, ओहो ओहो फिजन आ गया भैया, भैया फिजन आ गया, रुक जाओ रुक जाओ, कराऊंगा इसको, ये फिजन आ गया है, थोड़ा सा रुक जाइए, फिजन आ गया। अभी पहले फ्यूजन की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, माफी चाहता हूँ, दूसरे स्लाइड पे मैं पहुंच गया, हम पहले आएंगे इसके ऊपर, लेकिन पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं फ्यूजन के ऊपर, और तब आएंगे उसके ऊपर। देखो अब तुम सोच रहे होगे कि यार हल्के हल्के चीजों को, दो को जोड़ना है न्यूक्लियर फ्यूजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में। अब देखो मेन फिजिक्स सब शुरू कर रहा हूँ, तुम सोच रहे हो कि दो हल्के हल्के को जोड़ना है, जैसे मान लो कि हमारे पास ड्यूटेरियम को जोड़ना है, और इसको जोड़ने के बाद से क्या दिक्कत है, नया प्रोडक्ट बना देंगे, लेकिन ये इतना आसान जुड़ना होता नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन आसान प्रोसेस नहीं है, नॉट इजी, नॉट इजी, ये आसान प्रोसेस नहीं है, इसके कारण बहुत है, समझिएगा, इसके कारण बहुत है। एक तो तुम सोचोगे कि भाई आसानी से जोड़ना है, आराम से हम हल्के हल्के को जोड़ देंगे, जैसे हम क्या करेंगे, H12 पकड़ लेंगे और दूसरा H12 पकड़ लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कुछ नया बन जाएगा। लेकिन ये इतनी आसानी से जुड़ते नहीं है। क्यों नहीं जुड़ते हैं? क्योंकि इनका कारण होता है रिपल्सन। ये रिपल्सन के कारण इनको जोड़ना मुश्किल है, टफ है, नॉट इजी, बिकॉज ऑफ रिपल्सन, बिकॉज ऑफ रिपल्सन। अब जब ये रिपेल करते हैं अभी, तो क्या होगा, उसकी फिजिक्स मजेदार है, उसको ध्यान से सुनिएगा क्या करते हैं इसमें। अब देखो मामला, जैसे तुमने क्या किया,
तुमने अभी सपोज करो एक न्यूक्लियस ऐसे रख रहे हो, ऐसा, इस तरीके का, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, एक न्यूक्लियस ऐसा रख रहे हो, और दूसरा दूसरा मान लो कुछ मैं ऐसा, ऐसे इस तरीके से इसको जोड़ना चाहता हूं। मान लो ये जुड़ेंगे, पास पास जाएंगे, रेडियस आर ले लेते हैं, आर की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, फर्मी में चलता है, तो लेट आर इक्वल्स टू 2 फर्मी, लेट आर इक्वल्स टू 2 फर्मी। अच्छा, फर्मी तुम समझते होगे, 2 इंटू इसको ऐसा लिख सकते हो, फर्मी का मतलब 10 का पावर माइनस का 15 मीटर होता है। सपोज करो रेडियस इनका इतना है। अब जरा ये दोनों पास आएंगे, आप समझदार हैं, मान लीजिए दोनों इस तरीके से पास आ गए, दोनों इस तरीके से पास आ गए, ठीक है भाई। अब ये पास आ गए, अब इससे ज्यादा पास तो आ ही नहीं पाएंगे ना। अब रेडियस इनका आर है, जब रेडियस इनका आर है तो जरा सोच के देखो, ये जो दूरी होगी, ये कुछ भी कर लो, ये दूरी तो 2r होगी ही होगी। इनके जो सेंटर है, इनके बीच का गैप 2r होगा ही होगा। इसका मतलब इनके पास चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, और दो पॉजिटिव चार्ज आ गए पास, और इनके बीच का सेपरेशन है 2r। इनका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, सिस्टम बन गया, तो उसको तुम लिख सकते हो के पहले का चार्ज, दूसरे का चार्ज, और बीच का सेपरेशन, बीच का सेपरेशन जो कितना है 2r, इनका सेपरेशन है 2r, इसको तुम जानते हो। चलो इसको वैल्यू रख के सॉल्व करके देखते हैं। तो u बराबर यहां से हो जाएगा k की वैल्यू रख रहा हूं 9 इंटू 10 का पावर 9। अच्छा, पहले का चार्ज, अब चार्ज है, ठीक है भाई, तो एलिमेंट्री चार्ज मान रहे हैं H12 है, तो उसका 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 पहले का, और दूसरे का भी 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। अच्छा ठीक है, नीचे 2 फर्मी है, तो ठीक है 2 फर्मी है। अच्छा, गैप कितना है 2r, और r हमारा 2 फर्मी है, तो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 15 रख लूंगा। थोड़ा लग रहा है भयानक सा, लेकिन तुमको ये सब इतना इतना थोड़ी तुमको कैलकुलेशन करना है, तुमको एक बढ़िया डाटा दे दूंगा, उससे तुम्हारा काम आसान हो जाए। वो डाटा ये कहता है कि यहाँ जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, वो आ रही है 360 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये एक तरीके से यहां लिखा हुआ है 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये एक तरीके का बैरियर का काम करेगा, एक तरीके का बैरियर का काम करेगा, पोटेंशियल बैरियर का काम करेगा, पोटेंशियल बैरियर का काम करेगा। अब ये बैरियर ही डिस्टरबेंस है, रेजिस्टेंस है, रुकावट है, खेद है, ये है रुकावट, ये रुकावट है, ये डिस्टरबेंस है, ये पोटेंशियल बैरियर है। अच्छा, तो किसके लिए डिस्टरबेंस है? अरे दोनों को जुड़ने के लिए डिस्टरबेंस है। एक अगर दौड़ता हुआ उसके तरफ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसको रोकेगी, यानी कि अगर फ्यूज होना है, अगर दौड़ के पहुंच जाना है और फ्यूज हो जाना है, फ्यूज हो जाना मतलब अगर जुड़ जाना है, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी को इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी, किसकी किसकी जो न्यूक्लियाई फ्यूज होना चाहते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर वो काइनेटिक एनर्जी 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाए तब फ्यूजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मामला बड़ा कठिन है। अब सवाल यह है कि ये काइनेटिक एनर्जी मैं कहां से लाऊं, ये काइनेटिक एनर्जी मैं कहां से लाऊं? तो आंसर है थर्मोडायनेमिक्स में से लाओ, यानी कि तुम वो काइनेटिक एनर्जी को लाओ 3/2 kBT, और ये 3/2 kBT की जो एनर्जी है, ये कम से कम 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो, तभी जाके बात बनेगी। अब मजे की बात यह है कि यहां से जब कैलकुलेशन किया गया, यहां से जब कैलकुलेशन किया गया, देखो ये रहा टी, अब यहां से टी निकल तो जाएगा ना, तो जो टी यहां से निकल के आया, इस पे गौर फरमाना, ये निकल के आया 3 इंटू
10⁻⁹ केल्विन। 9 केल्विन भाई साहब, करोड़ों में 9 केल्विन। इतना टेम्परेचर चाहिए, इतना टेम्परेचर चाहिए फ्यूजन होने के लिए, इतना टेम्परेचर चाहिए फ्यूजन होने के लिए। अरे कहां से लाओगे, अर्थ पे तो ला ही नहीं पाओगे, इतना टेम्परेचर कहां से लाओगे? मतलब इतना भयानक करोड़ों में टेम्परेचर अर्थ पे तो पॉसिबल नहीं है भाई, अर्थ पर नॉट पॉसिबल। जब अर्थ पर पॉसिबल नहीं है, ऐसे ये सन पे भी पॉसिबल नहीं है इतना टेम्परेचर। तो सन पे भी टेम्परेचर कितना होता है? सन पे जो टेम्परेचर होता है उसके पावर में भी 10⁻⁷ ही रहता है। अब सन पे भी इतना टेम्परेचर नहीं है, लेकिन तुम जानते होगे ना कि सन पे फ्यूजन होता है, सन पे फ्यूजन होता है क्योंकि वहां के पैरामीटर्स अलग हैं। वहां पे वहां पे वहां पे उतनी ज्यादा पोटेंशियल बैरियर होता नहीं है, इसलिए वहां कम टेम्परेचर से काम चल जाता है। सन के पैरामीटर्स अलग हैं, सन पे प्रेशर अलग, सब कुछ अलग, इसलिए वहां पे काम चल जाता है, वहां पे कम टेम्परेचर में काम चल जाता है। तो एक सवाल भी बनता है कि सन के लिए एनर्जी का सोर्स कौन है? तो उसका आंसर है फ्यूजन। फिर मेरे मन में सवाल आया कि भाई जब फ्यूजन के लिए इतना चाहिए, अरे भैया इतना तो अर्थ पे चाहिए, इतना तो अर्थ पे चाहिए। सन पे थोड़ा कम से काम चल जाता है, 10⁻⁷ से काम चल जाता है क्योंकि वहां के पैरामीटर्स अलग हैं। वहां पे कम से होता यह है कि वहां पे ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी पहले से होती है और पोटेंशियल बैरियर थोड़ा कम होता है, इसलिए वहां काम चल जाता है। तो ये कहानी आपकी थी फ्यूजन की, ये कहानी फ्यूजन की थी। अब तो बात है, अब तो बात है। अब क्या करता हूं मैं, तुमको एक दो फोटो अगर मेरे पास हो तो मैं तुमको दिखाऊंगा। ये कौन सा सवाल है भाई? पोटेंशियल बैरियर हेड ऑन कोलिजन, पोटेंशियल बैरियर, हाँ भैया। एक ये देखो सवाल पढ़ो तो, ये वाला जो भी लिखा हुआ है पोटेंशियल बैरियर वाला। ये मैंने क्यों डाला पता है? इससे मैंने तुमको डेफिनेशन पढ़ने के लिए डाला है। देखो क्या है, देखो, the height of potential barrier is given by the Coulomb repulsion between two deuterons when they just touch each other। यही तो हमने अभी सॉल्व किया था और वहीं से तो टेम्परेचर निकाला था। और कैलकुलेट पोटेंशियल बैरियर फॉर अ हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू ड्यूट्रॉन, यही तो हमने किया है, जस्ट किया है अभी, जस्ट किया, जस्ट किया, यही सब तो है उसका नाटक। ये देखो, ये देखो। अब तुमको मजा आना चाहिए, तुम सोचोगे पागल हो गया हूं मैं, लेकिन देखो एनसीईआरटी का सवाल है, इसीलिए कर रहे हैं। और पोटेंशियल बैरियर का डेफिनेशन देख लीजिए, बढ़िया स्टेटमेंट वाले सवाल भी आ सकते हैं यहाँ से। तो ये कहानी आपकी मैंने अभी तक जो करी वो फ्यूजन की करी। उम्मीद करता हूँ फ्यूजन वाला पोर्शन ठीक है। ठीक है, फ्यूजन समझ में आ गया तो एक बार हाँ हूं कर दीजिए। सर यस सर, समझ गया, समझ आ गया। नहीं ये तो पुराना था, अभी वाला करो भाई। फ्यूजन समझ में आया क्या? यस सर। फ्यूजन के लिए जो बात तुमको अच्छी लग रही है, फ्यूजन के रिलेटेड, मेरे से रिलेटेड नहीं, फ्यूजन से रिलेटेड जो बात तुमको लगा वाओ, वो लिख के भेजो। और 3 वर्ड में लिखने हैं मैक्सिमम। जल्दी। फ्यूजन के लिए एक पॉइंट लिखिए अपने हिसाब से। 1.4 फ्यूजन, 1.4 फ्यूजन। आज लगाना सारे सवाल अच्छे से, आसान आता है। लो
अरे फ्यूजन में क्या दिक्कत है? फ्यूजन में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। फ्यूजन में क्या है? फ्यूजन मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उसको एक लाइन में पूरी कहानी बता सकता हूँ। मैं कहूंगा भैया देख, तू मेरे से फ्यूजन कराना चाहता है, पहली बात तो फ्यूजन के अंदर बात अगर तू करेगा तो मैं कहूंगा A+B से बन जाएगा C, और यहां से C के साथ साथ यहां से एनर्जी निकलेगी, एनर्जी होगी रिलीज। एक बात तो ये है, जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को मैं बोलता हूं क्यू वैल्यू। एक बात तो मैं उसको ये बोल दूंगा। अच्छा ठीक है, अब देख, अब उसको मैं कहूंगा कि यहाँ कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। हाँ बिल्कुल, अब देखो मेरे से मैच करो, देखो मैं शॉर्ट नोट्स तुम्हारा तैयार कर देता हूँ। देखो पहली बात, मैं यहाँ पे कहूंगा कि एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो होगा इसका क्यू वैल्यू होगा पॉजिटिव। क्यू वैल्यू पॉजिटिव का मतलब है ये होगा एक्सोथर्मिक। ठीक है भाई। अब देखो दूसरी बात, यहाँ पे मास में कमी आएगी। मास में कमी, मास में जो कमी है वही एनर्जी का कारण है। यानी कि जो मैं यहाँ मास बोलूंगा किसका, रिएक्टेंट का, वो ज्यादा होगा किससे, मास ऑफ प्रोडक्ट से, मास ऑफ प्रोडक्ट से। अच्छा, और समझना, इसमें एनर्जी रिलीज होने का कारण ही है मास में कमी, कारण यही है। अच्छा, अब जरा समझना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे, वो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल बनेंगे, प्रोडक्ट मोर स्टेबल होते हैं। अच्छा, अब समझना अगली बात बताता हूं, बाइंडिंग एनर्जी जो होगी किसकी, प्रोडक्ट की, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। अब पांचवी बात बोलोगे तो मैं जब यहां से क्यू वैल्यू निकालूंगा तो क्यू वैल्यू का मतलब मैं यहां से, क्यू वैल्यू एनर्जी ही तो है, तो दो एनर्जी का गैप, तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा किसकी है, प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में से घटा दूंगा बाइंडिंग एनर्जी किसका, रिएक्टेंट का, बस आ जाएगी यहां से क्यू वैल्यू। अब छठी बात बोलूंगा, छठी बात, छठी बात ये है कि जो ये एनर्जी रिलीज होती है, वो ये जो एनर्जी यहां से आएगी, ये एनर्जी रिलीज जो तुम कर रहे हो ये इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगी। इतनी बात मुझे पता होनी चाहिए। अच्छा एक और बात छूट गई भाई, जगह ही कम पड़ गया, सातवां पॉइंट यहां लिख देता हूं, ये सब काम अपने आप होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। अब इसकी कहानी ये देखो, शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो गए, बढ़िया। इतनी चीजें फ्यूजन में होगी, इतनी चीजें फ्यूजन में होगी, इतनी चीजें फ्यूजन में होगी। तुम सोचोगे यार बार बार लिख रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन मैं बड़ा तेज हूँ, मुझे पता है फ्यूजन में भी ये सब होगा। ये सातों के सातों पॉइंट, सातों के सातों पॉइंट होंगे उसके अंदर भी, बस ऊपर वाला रिएक्शन बदल दूंगा, इसीलिए लिख लिया है, दो बार काम आ जाए। अब देखो मजे से, एक तो ये रिएक्शन समझ लो, ये इसको याद बात नहीं करना, बस इसके फॉर्मेट को देखो। मेन फंडा है कि एनर्जी रिलीज होगी, मेन फंडा है कि एनर्जी रिलीज होगी। अब देख लो यहां ध्यान से, एनर्जी रिलीज हो रही है, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूजन में एनर्जी रिलीज हो रही है। ये एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, मुझे पूरा भरोसा है उनका मूड का कोई ठीक नहीं है, वो बस बीच में से एक आध चीज गायब कर देंगे, बोलेंगे बताओ यहाँ क्या भरना उचित रहेगा, तो जो गायब कर देंगे वही भरना उचित रहेगा, इसीलिए इसको देख के जाना भी उचित रहेगा। इसीलिए आप फ्यूजन के लिए, फ्यूजन के लिए इसको जरूर देख के जाएं, एनसीईआरटी से लिया है। अच्छा, अब मजे की बात बताता हूं, पहले तो इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि ये काम आएगा, काम आएगा। अब यहां पे आ जाता हूं, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो भैया अच्छा,
जैसे ही मैं, अब न्यूक्लियर एनर्जी के दो ही सोर्स, फ्यूजन और फिजन, दो ही तरीके हैं इसमें। अगर मैं कुछ नहीं करूं, बाकी देखो मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, नथिंग, बस ऊपर हेडिंग डाल रहा फिजन, ऊपर हेडिंग डाल रहा फिजन, सिर्फ रिएक्शन लिखने का स्टाइल चेंज कर रहा हूं बस। यहां पे बड़े लोग टूटते हैं, देखिए एक पी टूट के नया Q प्लस R बनेगा और ये एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, बस इतना ही अंतर है, बस लिखने का स्टाइल यही होना चाहिए। ये हेवी वालों में होता है, बाकी सारे प्रोसेस यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी, क्यू वैल्यू पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक, मास में कमी, मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा ज्यादा होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट स्टेबल होंगे, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, क्यू वैल्यू निकालना हो तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट में से बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट घटा दो, एनर्जी जो रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगी। मेरी हैंडराइटिंग इसमें टांगटा हो गई है क्योंकि इसको तुमने इसमें एक ही पेज में जमाया है, तुमने अच्छे से इसको लिख लेना, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। अब देखो मजे से, अब मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली में, फिजन में होता क्या है, फिजन ही तो खतरनाक चीज है। लास्ट ईयर में फिजन पढ़ा रहा था, अपना एक स्टाफ था, उसने सुबह की क्लास देखी और जिसमें मैं पढ़ा रहा था रिकॉइलिंग ऑफ गन और बम एक्सप्लोजन वाला जो सेक्शन है, और शाम को आया तो मैं फिजन पढ़ा रहा था, उसमें न्यूक्लियर बम। तो कहता है कि सर हमेशा गोला बम बारूद बनाना सिखाते हैं, सुबह गोली चलाना सिखा रहे थे और शाम को न्यूक्लियर बम बनाना, एटम बम बनाना सिखा रहे हैं, तो उसके हिसाब से सर जो है आतंकवादी बना रहे हैं। तो देखिए अब अभी हम बम बनाने की बात करते हैं, लेकिन हमको भैया बम नहीं बनाना, हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करना चाहते हैं, कंट्रोल चेन रिएक्शन। देखो कहानी कैसी है, अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन बड़ा अच्छा है। न्यूक्लियर फिजन के अंदर कहानी ये है कि सबसे पहले तो तुमको रिएक्शन याद होना चाहिए। ये कहानी देखो, ये देखो अलग से लिख दिया, ये अलग से लिख दिया, ये देखिए आपका यूरेनियम हुआ क्या है इसमें, पहले आराम से पहले फोटो देख लो भाई, क्या हुआ होगा दिमाग लगाओ। यूरेनियम रहा होगा आराम से पड़ा हुआ, उसके पास कोई आराम से धीरे धीरे चलता आया होगा, कोई न्यूट्रॉन उससे टकराया होगा, और यहाँ पे बी ए और के आर क्रिप्टन और बेरियम में ये निकला, और उसके बाद से मजे की बात पता क्या है, मजे की बात पता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें क्या है, इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि सब कुछ तो ठीक था लेकिन निकल गए यहां से 3 न्यूट्रॉन। सोचो हुआ क्या है मामला, 1 न्यूट्रॉन पहले था, बाद में 3 न्यूट्रॉन बन गया, यही सारा खेल बन जाता है। 1 न्यूट्रॉन पहले था, बाद में 3 न्यूट्रॉन बन गया, और फिर कहानी ऐसे बनी। गौर से देखो, गौर से देखो, इसको पहले आराम से अपने दिमाग में बैठाओ, बात को तरीके से, बात को अपने दिमाग में बैठाओ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आराम से देखो, गौर से देखो, पहले तुम समझो फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखा, अब देखो मैं समझाता हूं अपने तरीके से। देखो एक न्यूट्रॉन जो था, ये न्यूट्रॉन जो था, ये बेचारा, ये देखिए बड़े आराम से 1 न्यूट्रॉन आया, यूरेनियम 92-235 से आके टकराया, तो बने क्या, बेरियम और क्रिप्टन यहां से बने। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये बने, अरे इंपॉर्टेंट ये है कि बाद में इसके प्रोडक्ट पे ध्यान दो। एक न्यूक्लियस से, एक न्यूक्लियस से यहां पे 3 न्यूक्लियस बन गया, समझो। एक न्यूक्लियस था और बन कितने गए, 3 न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस से 3 न्यूक्लियस बन गए, वापस से अब हर एक न्यूक्लियस फिर से आगे इनसे टकराएगा, और उसके बाद फिर से एक 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से एक 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से एक
3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो तुमको बात समझ में आई होगी। अब क्या हुआ होगा, थोड़ा सा इसको भी मॉडिफाई कर देता हूं। ये भी यूरेनियम है, ये भी यूरेनियम है, ये भी यूरेनियम है। और उसके बाद से फिर से ये बेरियम और क्रिप्टन बना, फिर से बेरियम और क्रिप्टन बना। अब ये देखो कहानी तुम पूरी, एक न्यूक्लियस आराम से गया, एक न्यूक्लियस आराम से गया, मैं क्या बोल रहा हूं, एक शब्द बोल रहा हूं, आराम से गया मतलब स्लो। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि स्लो मूविंग था ये पहले तो बड़ा शांत था, स्लो मूविंग था, वो जाके यूरेनियम से टकराया और 3 बना दिए। और ये जो 3 बनाया ये बड़े फास्ट थे, ये बड़े फास्ट थे। अब ये तीनों बारी बारी से यूरेनियम से टकराए, बारी बारी से टकराए, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, इससे टकराया, और टकराने के बाद फिर से, टकराने के बाद फिर से इन्होंने बेरियम और क्रिप्टन बनाए और 3 न्यूक्लियस निकाल लिए, यहां भी। मतलब समझो, एक था 3 बना, 3 था 9 बना, अब ये फिर टकराएंगे 27 बनेंगे, 81 बनेंगे, बनते रहेंगे और मजा आ जाएगा। और ये लगातार, यही रिएक्शन कहलाता है चेन रिएक्शन, यही कहलाता है चेन रिएक्शन। पहले अगर चेन रिएक्शन समझ में आ गया तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा हाँ हाँ हूं, हाँ हाँ करना पड़ेगा। चेन रिएक्शन समझ गया तो आप बात बोलिए, चेन रिएक्शन समझ में आया क्या? यस सर, चेन रिएक्शन ये चलता है, चेन रिएक्शन, बढ़िया, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। अब देखो मजे की बात, अब ये दिक्कत क्या हुई कि पहले तो ये स्लो थे, पहले तो ये स्लो थे, एक बार उनको टकराने दिया, एक बार उनको बदमाशी करने दी, तो अब जो ये निकले शैतान निकले, शैतान निकले। अब ये बिल्कुल, अब उसके बाद ये कंट्रोल से बाहर होने लगे, अब ये कंट्रोल से बाहर होने लगे। जब ये कंट्रोल से बाहर होने लगे तब तो गड़बड़ बन जाएगा, तब तो हिरोशिमा और नागासाकी बनने के चांसेस हैं, तब तो बहुत भयानक एनर्जी निकलेगी। अब तुम सोचोगे एनर्जी निकलेगी, हाँ निकलती है ना, ये जो एनर्जी निकलती है ये यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये लेकिन तुम इस बात को याद रखना, ये याद रखना, तुम्हारे को क्या है, ये तो पूरा कैलकुलेशन है, कोई मन करे देख लेना, लेकिन काम की बात बताता हूँ। एनर्जी जो यहाँ निकलती है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि भैया जब 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 यूरेनियम 92235 से एक न्यूट्रॉन टकराएगा, बेरियम और क्रिप्टन निकालेगा, वहां से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि जो एनर्जी निकलेगा उसका अमाउंट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये कौन सी बात है उसको मैं तुमको समझाता हूं, एकदम से अलर्ट होके समझोगे तभी न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं तो भैया ये तो गया काम से। कितना आसान है देखो, मैं समझाता हूं। यूरेनियम 235 का एक एटम, एक एटम जब फिजन करेगा, फिजन मैंने होगा टूटेगा, जब फिजन करेगा तब जो वो एनर्जी निकालेगा, तब जो वो एनर्जी निकालेगा, ऐसा लिख दो गिव्स, गिव्स एनर्जी कितना, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बार बार ये तुमको याद होना चाहिए कि भैया यूरेनियम 235 का एक एटम फिजन करेगा तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देगा। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुमको जूल में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे, 200 पहले तो मेगा है तो 10 का पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतनी जूल एनर्जी ये देगा भैया, इतना जूल एनर्जी देगा। इस बात को ध्यान रखोगे तभी क्वेश्चन बनेंगे, तभी क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा एक एटम, ये सेंटेंस काम का है, एक एटम, बाकी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, इसका एक एटम फिजन करेगा तो इतनी एनर्जी देगी। अभी सवाल आएगा, अभी सवाल आएगा कि मान लो 1 ग्राम करेगा तो क्या होगा भाई। अब मान लो मेरे मन में इच्छा हो गई तो पूछ ही लेता हूं, मान लो मेरे मन में इच्छा हो गई भाई
एक सवाल पूछ ही लें, थोड़ा मोल कंसेप्ट भी चेक हो जाए इसी बहाने। मान लो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि भाई फाइंड एनर्जी रिलीज इन फिजन of 1 gram of uranium 235। इसकी बात अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या बोलेंगे, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? तो बस हो गया, अपने को तो कहानी पता ही है कि भाई एक एटम इतना करता है, इतना करता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे नंबर ऑफ एटम पता कर लें तो मजा आ जाएगा। अब कैलकुलेशन मत करना, सुबह हो जाएगी, कैलकुलेशन मत करना। अब तुम देखो मेरा टारगेट, अब मुझे ये पता है कि अगर इसका एक एटम होता तो एक एटम एनर्जी रिलीज करता 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं यहाँ नंबर ऑफ एटम पता कर लूं, मजा आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। अच्छा, नंबर ऑफ एटम कैसे पता करेंगे भाई? नंबर ऑफ एटम कैसे पता करेंगे? तो हमको पता ही है कि जब नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास बराबर, यहाँ पे एक और स्टाइल तो है, नंबर ऑफ एटम अपॉन अवागाद्रो नंबर। अब देखो मास कितना दिया है, 1 ग्राम। अच्छा यूरेनियम है तो 235 ग्राम, ग्राम ग्राम निकल लिए। हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम। अवागाद्रो नंबर भैया तुम पहचानते हो। अब यहां से नंबर ऑफ एटम निकाल लो, नंबर ऑफ एटम। माना अब कौन गुना करे, माना नंबर ऑफ एटम यहां से कुछ एक्स आया जो तुम यहां से कैलकुलेट कर लो, उस एक्स को सीधा उससे गुना कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सोचो तो सोचो, जैसे तुम यहां से एक्स निकालोगे तो मेरा आंसर क्या होगा? देखो ये रहा, तो मेरा आंसर वो हो जाएगा x, जो नंबर ऑफ एटम हम निकालेंगे, इनटू यही 200 इंटू 10 का पावर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन समझना हम एसआई में चल रहे हैं, तो 10 का पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल। अब एक कैलकुलेशन है, रहता ही है, क्या करिएगा, रहता ही है। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, नंबर ऑफ एटम को मैंने x मान लिया, ये चलो x मान लिया, अब बस निकाल दो, गुना कर दो, वहां रख दो, आ जाएगा। कितना आएगा? हो जाएगा, देख लेना। यानी कि सबसे पहले आपको 1 ग्राम यूरेनियम में एटम की संख्या अगर पता हो जाए तो आपका काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। ये कहानी है अभी तक की, पूरा नहीं हुआ। ये कहानी है अभी तक की, किसकी? यूरेनियम 235 के फिजन की। अब जरा देखना, अब जरा देखना, थोड़ी सी बात और समझाता हूं क्या हो रहा है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, समझना। एक्चुअली में हो ये रहा है, मैंने तुमको एक बात बोली, मैंने कहा कि शुरुआत के दिनों में जो पहली बार जब यहाँ जाकर टक्कर होता है, कोलिजन होता है, तो ये न्यूक्लियस रहता है स्लो, ये न्यूक्लियस रहता है स्लो। और उसके बाद जब ये 3 बन के निकलता है ना, जब ये 3 बन के निकलता है ये वाला, तो ये हो जाते हैं फास्ट, ये हो जाते हैं फास्ट। अब फास्ट जो होते हैं इनको स्लो डाउन, ट्रेवलिंग एंड देयर इज सम नेटवर्क इश्यूज, श्योर आई विल। फास्ट जो हैं, अब जरा समझना, जब ये फास्ट हैं तो इनको स्लो करें तो मजा आ जाएगा। जब ये फास्ट हैं इनको मैं स्लो डाउन अगर कर लूं तो काम बन जाएगा। कैसे बनेगा? क्योंकि देखो हमको यहां से इस एनर्जी का यूज करना है, कहाँ यूज करना है? जैसे यहाँ रावत भाटा है कोटा में, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां से बिजली पैदा होती है, तो हमारा टारगेट है कि हम इससे बिजली बनाएं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी करेंगे, अनकंट्रोल्ड हो गया तब तो बम बन जाता है, वो अनकंट्रोल बनता है तो बम हो जाएगा।
बॉम्ब नहीं बनाना, अपने को एनर्जी कंट्रोल करनी है, स्लो डाउन करना है। तो स्लो डाउन करने के लिए यहां यूज किया जाता है मॉडरेटर। मॉडरेटर मॉडरेटर यूज करके इसको स्लो डाउन किया जाता है। किसको किसको? जो यहां से न्यूक्लियस निकल रहे हैं उसको स्लो डाउन किया जाता है। जो न्यूट्रॉन है बेसिकली, ये जो न्यूट्रॉन है उनको स्लो किया जाता है। टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स लिख दो, लिख दो, इनको स्लो मॉडरेटर यूज करोगे, बढ़िया बात है भाई। अब क्या हुआ मॉडरेटर में, अब पूछा जाता है कि किसको यूज करते हैं मॉडरेटर में। तो देखो इनिशियली क्या होता था, इनिशियली यूज करते थे वो वाटर, नॉर्मल साधारण पानी, साधारण वाटर, शुरुआत में तो साधारण वाटर यूज करते थे। अब जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं हेवी वाटर, हेवी वाटर। तो मॉडरेटर में ऐसे यूज किया जा सकता है। तो ये कहानी, इसको स्लो डाउन करते हैं। अब इसके पीछे भी एक थोड़ी सी बात है, अब इसके पीछे भी एक थोड़ी सी बात है। स्लो डाउन करते हैं तो क्या कहानी है वो आपको समझाता हूं। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ये देखिए, अगर स्लो डाउन करने का फायदा देखो, रे 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 रे, असली आइटम भाग गया। ये देखना क्या है मामला। अब हम बिजली कैसे पैदा करेंगे, बिजली कैसे पैदा करेंगे, कैसे इसको कंट्रोल्ड वे में चला सकते हैं। तो कंट्रोल्ड वे में चलाने के लिए हम इसमें से कुछ यहाँ पे एब्जॉर्बर लगाते हैं जो इसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, कैडमियम का रॉड लगाया जाता है। उससे क्या होता है, उससे फायदा आपको बताता हूं कि देखो, कोशिश करता हूं बात तुमको समझ में आए। मान लो एक थे पहले, निकले 3 और उसमें से 2 हमने एब्जॉर्ब कर लिए, समझना। तो कौन सा बचा, एक ही बचा जो आगे जाएगा, आगे जाके फिर 3 निकालेगा, उसमें से रॉड लगा के हमने 2 एब्जॉर्ब कर लिए। इस तरीके से मैं हर बार यहाँ पे एब्जॉर्ब करता जाऊंगा। जब एब्जॉर्ब करता जाऊंगा तो ये कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा। मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं, मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं, कैडमियम का रॉड लगा रहा हूं, एब्जॉर्ब हो रहा है। इसके कारण मैसिव एक्सप्लोजन से बच जाऊंगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगी, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन नहीं होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब से बच जाऊंगा। कंट्रोल वे में करने के लिए, इसको पीसफुल पर्पस से करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर यूज किया जाता है, जिसको न्यूक्लियर पाइल भी कहते हैं। और इस तरीके से कंट्रोल वे में बिजली जनरेट की जाती है। ये इसकी कहानी है। यहाँ पे थोड़ा सा समझा दिया है, फोटो देख लीजिए, फोटो देख लीजिए। अब इस तरीके से बात होती है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो फास्ट मूविंग है उसमें से कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया ताकि एक कंट्रोल वे में रिएक्शन आगे बढ़ता चले। तो ये इसकी कहानी है। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये उठती है, बात यहाँ पे ये उठती है कि यहाँ से इतना कुछ तो ठीक है, लेकिन सवाल कैसा पूछा जाएगा। तो सवाल तो एक तो पूछते हैं तुमसे कि भाई टोटल एनर्जी रिलीज वाला पोर्शन पूछा जाता है, वो तुमने देख लिया कि कैसे निकालेंगे। दूसरा दूसरा यहां से तुमसे पूछा जाएगा कि भाई फ्यूजन रेट कैसे निकालोगे। मैं तुमको फ्यूजन रेट फाइंड करना सिखाता हूं। ये तो एक क्वेश्चन आ गया, फ्यूजन रेट फाइंड करना सिखाता हूं। ये देखो, अब ध्यान से देखना, अभी हम सीखेंगे फ्यूजन रेट क्या होता है, फ्यूजन रेट, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब आराम से समझना है। एक और चीज यहां से याद करने के लिए दूंगा, हमारा टारगेट यहाँ पे बम बनाना नहीं है, पीसफुल पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं, हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं। रावत भाटा में ये काम होता है, रावत भाटा आपके कोटा के पास में ही। अब देखो क्या करना है, हमसे कोई पूछे पावर, तो पावर का मतलब मैं कह सकता हूं एनर्जी अपॉन टाइम, इसको मैं पावर कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी कहानी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए चल रही है। अच्छा, पावर की अगर मैं बात करूं, सपोज करो कि मुझे 1 वाट का पावर जनरेट करना है, 1 वाट का पावर जनरेट करना है।
तो मुझे मुझे एनर्जी की बात यहाँ पे करनी है, ध्यान से देखना, एनर्जी की बात यहाँ पे करनी है। अच्छा, अब मेरे मन में बात जाएगी कि यार एक यूरेनियम यूरेनियम 235 का एक एटम जो एनर्जी देता है वो 200 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल की एनर्जी देता है। समझना, एक एटम। अच्छा ठीक है भाई, तो अभी मान लो नंबर ऑफ एटम n थे और इस t को नीचे चिपका दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये n/t देखते ही हमारे मन में नंबर पर सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट चलेगा कि कुछ न कुछ ये नंबर पर सेकेंड वाली बात हो रही है। इसका मतलब इसको जब मैं अगले स्लाइड में लिखूंगा तुम इसको गौर से देखो, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ एक बात मुझे समझ में आ रही है कि मेरे से कोई अगर पूछे कि नंबर ऑफ एटम पर सेकेंड, नंबर ऑफ एटम पर सेकेंड कितना होगा, तो मैं उसको कह सकता हूं 1/200 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। नंबर ऑफ एटम पर सेकेंड, नंबर ऑफ एटम पर सेकेंड, इसी को बोला जाता है फिजन रेट। फिजन रेट नहीं समझ में आया मैं जानता हूं, लेकिन जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये तुम्हारा आएगा 3 याद रखना है 3.125 इंटू 10 रेज टू द पावर 10, 10 रेज टू द पावर 10। ये क्या है, ये नंबर ऑफ एटम पर सेकेंड है, इसको फिजन रेट बोलते हैं। ये कब है जब 1 वाट के लिए, दिस इज फॉर 1 वाट, 1 वाट। अब ये क्या है समझना, अब ये बात समझ में नहीं है मैं जानता हूं, ये बात समझ में नहीं है मैं जानता हूं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं, अब तुमको समझाता हूं कि तुमको क्या ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा तुम्हारा, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा ये दिखाता हूं। देखो पहले तो इसको देख लो, वैल्यू देख लो 3.125 इंटू 10 का पावर 10। अब समझना क्या याद रखना है वो देखो हम चाहते थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, यानी कि 1 वाट की इलेक्ट्रिसिटी, 1 वाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पर सेकेंड, ध्यान से अब देखना, 3.125 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 एटम का फिजन होना जरूरी है। ये सेंटेंस 10 बार पढ़ो कि भाई 1 वाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पर सेकेंड 3.125 इंटू 10 का पावर 10, 3.125 इंटू 10 का पावर 10 एटम का फिजन होना जरूरी है। ये डायरेक्ट सवाल आता है कि भाई 1 वाट के लिए इतना, कोई पूछ देगा तुमसे 10 वाट के लिए बताओ, सीधा 10 से गुना कर देना, वहां इतना कैलकुलेशन थोड़ी करोगे। मॉडर्न फिजिक्स में बात आपको पता हो गई, आपने देख लिया, फील कर लिया, टच में आ गए, उसके बाद कुछ डाटा होता है जिससे क्वेश्चन तुम बाकी बच्चों से फास्ट कर सकते हो। जैसे अभी एक सवाल देखो ये रहा, अब बताओ इसका आंसर बताओ, फटाफट बताओ इसका आंसर बताओ। देखो मैं तो जानता हूं कि 1 वाट का पावर अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए जो मेरा फिजन रेट है वो फिजन रेट होना चाहिए 3.125 इंटू 10 रेज टू द पावर 10। इसने पूछा 5 वाट के लिए, तो बस हो गया, 5 गुने
3.125 इंटू 10 का पावर 10, बोले तो 15 मतलब लगभग 1.56 इंटू 10 का पावर 11, ये आंसर है। चूंकि पीवाई क्यू का तो ध्यान में पर सेकेंड इतने होने चाहिए भाई। ये ऐसी बात चलती है, ऐसी बात चलती है, टेंशन की बात इसमें होती ही नहीं है। चलो अब तुमको एक कहानी समझाता हूं। अगला ध्यान से देखिएगा, ये रहा सवाल, ये रहा सवाल, ध्यान से पढ़िए इसको, क्या है ये सवाल, बड़ा खास है। देखिए क्या कह रहा है, द पावर obtained in a reactor using uranium 235 disintegration is 1000 kilowatt. मास डिके, क्या बोल गया है, मास डिके बोल गया। मास डिके ये क्या चीज है, मास डिके, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। मास डिके क्या है, समझना ध्यान से। अब तुमको मैं एक चीज समझाता हूं, चलो इसको ऊपर समझाता हूं, फिर सवाल पे आऊंगा। यहां समझाता हूं। अब सीखना चाहते हैं मास डिके, मास डिके, इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। देखो क्या है मामला, अगर हमसे कोई पूछेगा पावर, तो पावर का मतलब मैं तो उसको कहता हूं भैया एनर्जी, और नीचे कहता हूं टाइम, ये हुई पावर की बात। अच्छा मान लो इफ गिवन पावर, जैसे क्वेश्चन की पकड़ लेते हैं, वो है 1000 किलोवाट, ऐसा है, मानो ऐसा है, तो उसको कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे 1000 किलोवाट है, तो 1000 इंटू 10⁻³ बराबर। अब यार ये एनर्जी है, यहां पे एनर्जी लिखनी है अपने को, और नीचे में तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे टाइम लिखना है, लेकिन ऊपर की एनर्जी का क्या करें। तो ये एनर्जी आती कहां है, ये एनर्जी आती है जब मास में कमी होगी, मास में कमी होगी तभी ये एनर्जी आएगी। इसका मतलब यहां डेल्टा एम सी स्क्वायर लिखा जाएगा, और नीचे में लिखा जाएगा टाइम। ओके, अच्छा, इसका मतलब अब ध्यान से देखो, अभी हमने क्या किया, हमने इसमें ये जो टर्म है इसको हम केजी में ले आए थे, इसको हम केजी में ले आए थे, ये पावर है। आराम से इसको समझो, ध्यान से समझो इसको मैं क्या कह रहा हूं। ये जो टर्म आया है, ये जो टर्म आया है, डेल्टा एम ऊपर और टी नीचे, इसी डेल्टा एम अपॉन टी को, इसी डेल्टा एम अपॉन टी को मास डिके कहा जाता है। मास डिके, डिके रेट भी बोलते हैं इसको, पर आर बोला है ना इसने, मास डिके। अच्छा, डिके रेट भी इसको बोलते हैं। डिके रेट से ध्यान रखना, मास का जो डिसइंटीग्रेशन होता है। अच्छा सपोज करो यहां से डेल्टा एम अपॉन टी पूछा जाए, तो तुम उसको कैसे निकालोगे, जरा गौर से देखो। तो ये आएगा 1000 इंटू 10⁻³ अपॉन ये सी स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 10⁸, और ये कहानी जाएगी यहाँ स्क्वायर में। लेकिन तुम एक चीज यहां ध्यान से रखना, यूनिट पे ये प्रोग्राम फंसाता है। ये आएगा डेल्टा एम, तुम ऊपर में रख रहे हो केजी में, नीचे में रख रहे हो सेकेंड में, ऊपर में केजी नीचे में सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मास डिके पर आर, मास डिके पर आर पूछ रहा है। और ये चीज हम तो निकाल गए मास पर सेकेंड, मास डिके पर सेकेंड हम निकाल गए, ये मास डिके पर आर हमसे पूछ गया। तो आपको इसको कन्वर्ट करने आना चाहिए, कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो देखिए आप कन्वर्ट कर लीजिए, आप जीनियस हैं, और कन्वर्ट करके मुझे आंसर बताइए। 1 मिनट में रुक जाता हूं, 1 मिनट में रुक जाता हूं।
आपसे पर आवर पूछा है, पर आवर पूछा है, आपने केजी पर सेकेंड निकाला है। चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए केजी को आप लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और नीचे ये था आपके पास सेकेंड, तो सेकेंड को आप लिख सकते हैं 1/3600 आर, और ये किसके हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म से जिसको आप पहचानते हैं 1000 इंटू 10 का पावर 3 अपॉन 3 इंटू 10⁸ और इसका स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास आएगा डेल्टा एम अपॉन टी, और ये डेल्टा एम अपॉन टी तुम्हारे पास आ जाएगा, ऊपर में आएगा ये ग्राम में और नीचे में आ जाएगा आर में, ग्राम पर आर इसने पूछा है। अब इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है, बात आपकी बन जाएगी। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे ना, देन यू विल गेट द वैल्यू 40 इंटू 10⁻⁻6, क्या, तो ग्राम नीचे में पर आर, और इसी -6 को तुम कह सकते हो माइक्रो, तो 40 माइक्रो और ऊपर में ग्राम नीचे में आर। ये कहानी है। ये सवाल इसलिए बता रहा हूं, ये तो बात तो हम यही समझ गए थे ना, आंसर तो यही आ गया था, लेकिन इसने केजी पर सेकंड पूछा ही नहीं, इसने परेशान कर दिया, इसने ग्राम पर आर पूछ दिया। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। केजी को फटाफट फटाफट आप ग्राम में करें, और जो हमारे पास सेकंड है उसको आवर में करें, और तुरंत से कैलकुलेशन करें, बात बनेगी। कैलकुलेशन के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन के अलावा इसके अंदर कुछ नहीं था। ये जो कहानी है, ये जो कहानी है, ये कहानी है किसकी, तो हम कर रहे थे फिजन, हम कर रहे थे फिजन। एक बार आपको रिकैप करा दूं सब कुछ, ध्यान से देखें, सब कुछ रिकैप करा दूं। देखिए देखिए क्या है मामला, समझिएगा। चलिए हो गया, ध्यान से समझे आप एक बार को, फ्यूजन फिजन दोनों कंप्लीट है, ध्यान समझे आप। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो लाइट न्यूक्लियाई होगा उसके अंदर फ्यूजन होगा, और जो हेवी होगा उसके अंदर फिजन होगा। दोनों न्यूक्लियर एनर्जी के सोर्स हैं। जब हम फ्यूजन की बात करते हैं तो फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, दो जुड़ेंगे नया बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अगर हमको क्या ध्यान रखना है, तो उसमें ये वाला जो सेक्शन मैंने किया था ना, ये वाला, ये ध्यान रखना कि भाई अगर फ्यूजन की बात है, एनर्जी रिलीज होगी, क्यू वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, एक्सोथर्मिक कहलाएगा, मास में कमी होगी, और ये मास में कमी ही एनर्जी के रिलीज का सोर्स है। अच्छा, प्रोडक्ट यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा है। स्टेबिलिटी के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखा जाता है। क्यू वैल्यू का मतलब बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट में से बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट को घटाओ। अच्छा, अब सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट के मास को चेक करना पड़ता है, उसके मास नंबर को जोड़िए। अगर मास में कमी आई है तो एनर्जी रिलीज हुई है, वो एक्सोथर्मिक है, और जब भी एक्सोथर्मिक है रिएक्शन अपने आप होगा, आपको अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मास कभी बढ़ जाता तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती तब जाके बात बनती। जैसे जैसे ये सवाल, ये देखो, यही वो सवाल था जिसके लिए अपन रुके थे। कहा है कि सपोज वी थिंक अ फिजन ऑफ Fe2656 कब, न्यूक्लियस इनटू टू इक्वल फ्रेगमेंट्स, ये Al1328, क्या ये ऐसा पॉसिबल है? सवाल पहले पढ़ो। इज द फिजन पॉसिबल, मतलब एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जेटिकली पॉसिबल है या नहीं, आर्गू करने की बात है। मतलब ये क्या है, सवाल क्या है एक्चुअली में थॉट डेवलप करना चाहता है। कह रहा है, देखो मैं समझाता हूं तुमको, ये कह रहा है कि क्या Fe26 और 56 से आप एल्युमिनियम 2 निकाल पाओगे क्या, और एनर्जी भी निकाल पाओगे क्या, और कैसे निकालोगे, तो 1328 वाला, ये देखो ऊपर देखो लिखा है 28,
13 28 वाला 2 एल्युमिनियम निकाल पाओगे क्या? और कहा है कि आप देख के तुक्का मत मारो, तुक्का मत मारो, क्योंकि जब तुम ऐसे देख रहे हो ना, जब तुम ऐसे देख रहे हो तो इसके पास भी 28, इसके पास भी 28, जोड़ने पे 56 हो रहा है, देख के तो लग रहा है, लेकिन क्या ये एनर्जेटिकली पॉसिबल है या फालतू देखने से लग रहा है? तुक्का नहीं चलेगा। तो एक ही नियम है, एक ही नियम है, मास को जोड़ो, मास नंबर जोड़ना ही एकमात्र नियम बनता है। और मास नंबर ऐसे नहीं कि 28 लिख के निश्चिंत हो गए, नहीं, मास नंबर ये जो देंगे ना वो लिखना है। और मास नंबर इन्होंने ये दिया है भैया एल्युमिनियम का 26.98191। मजाल है तुम्हारा कि अगर तुमने इसमें से एक डिजिट भी इधर उधर कर दिया ना, आंसर में सीधा -1 लेके आओगे। अब 5 नंबर का घाटा, एक नंबर नहीं, 26.98 देख के ऐसे नहीं कि 28 ले लिया, गया, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। आपको एग्जैक्ट लेना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं, 27.98191 और दूसरा कौन सा है वो भी रहेगा सेम ही 26.98191। अब गुना करूं 2 से, उससे अच्छा जोड़ लेता हूं, 1 1 2 9 9 18 1 3 6 9.55। ये भैया ये क्या है? ये मैंने प्रोडक्ट को जोड़ा। अच्छा, और इधर कितना है? Fe 56 लग रहा है लेकिन है नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भैया ये है 55.93494। ऐसे यहां पे 93 और यहां 96। इसका मतलब यहां क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है उसका जो मास है वो मास बढ़ा, प्रोडक्ट का मास बढ़ा, मास बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मास जो में, हमेशा एक बात ध्यान रखना, एनर्जी रिलीज तभी होगी जब मास में कमी होगी। एनर्जी रिलीज तभी होगी जब, लिख लो इसको, एनर्जी रिलीज तभी होगी जब मास में कमी होगी। एनर्जी रिलीज तभी होगी जब मास में कमी होगी। अब देखो, अब यहाँ पे मास बढ़ा है, मास बढ़ने का मतलब ये है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इसका मतलब यू हैव टू सप्लाई, यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी। आपने दी है भैया, अब आपने एनर्जी सप्लाई की है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन अपने आप नहीं होते, अपने आप नहीं होते, यहाँ एनर्जी देनी होती है, ये अपने आप नहीं होते, स्पॉन्टेनियस नहीं है, आपने एनर्जी दी है। वही ये पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि क्या ये एनर्जेटिकली पॉसिबल है, क्या ये हो जाएगा अपने आप? बिल्कुल नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा वो भी हम समझ गए। ये कहानी होती है। तो ऐसे समझते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन को भैया। उम्मीद करता हूं पच गया होगा तुमको। बाकी सब ठीक है, बताओ समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलिए चलिए, जागने के लिए धन्यवाद। अब मैं इसका आपको भेजता हूँ, हैंड आउट भी भेज देता हूँ, और आप एक बार इसका रिकॉर्डिंग भी देखना। रिकॉर्डिंग देखोगे ना, एक बार थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख लोगे तो चीजें एक बार याद हो जाएगी। और मैक्सिमम चीजें मैंने लिख दी हैं, लेकिन जो नहीं लिखा है उसको आप एक बार लिख लोगे, बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएगा और फिजन फ्यूजन पे काम कर लोगे, मजा आ जाएगा। एक बार ऐसे ही इसमें आप एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, उसके क्वेश्चन कर जाओ, ढूंढो फिजन फ्यूजन के सवाल कहाँ है, फटाफट कर जाओ। न्यूक्लियर एनर्जी देख लेना हेडिंग, ऐसे सवाल लगा जाओ, PYQ लगा जाओ, मजा आ जाएगा तुमको। कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, बस बात ध्यान रखना, आराम से सुनना। ठीक है, धन्यवाद, आराम कीजिए।